हाय बच्चों, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में सोच रहे हैं और आपने ये डिसाइड किया है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है और C++ के साथ में करनी है, तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं C++ का STL। ठीक है, वैसे तो अच्छा होता है कि पहले आप पूरा C++ पढ़ें फिर STL पढ़ें, लेकिन कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल C++ पढ़ के आए तब STL पढ़ें। ठीक है, अगर आपने C को भी ढंग से पढ़ रखा है तो STL पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट के लिए अच्छा होगा कि जावा या C++ में अगर आप कुछ पढ़े हो तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मेरी जावा की प्लेलिस्ट ट्राई कर सकते हैं, C++ की भी मैं जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, बहरहाल ये जो लेक्चर है ये C++ STL का है। तो STL मतलब आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि STL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये है क्या? C++ में एक कंसेप्ट होता है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो। मतलब मान लीजिए कि आपने एक सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया जो नंबर को भी सॉर्ट कर दे, स्ट्रिंग को भी सॉर्ट कर दे। हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जो नंबर को भी ऐड, इंटीजर को भी ऐड कर दे, फ्लोट को भी ऐड कर दे, डबल को भी ऐड कर दे, स्ट्रिंग को भी कॉन्कैटिनेट कर दे। तो जब एक ऐसा क्लास या ऐसा फंक्शन हम लोग बनाते हैं जो किसी भी तरह के डेटा टाइप को, एक ही फंक्शन बनेगा लेकिन वो किसी भी तरह के डेटा टाइप को प्रोसेस कर सके, तो इसको बोलते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग। अगर इसको आपको असल जिंदगी में समझना है तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग समझिए जैसे एक ही शर्ट लड़का भी पहन ले लड़की भी पहन ले, एक ही पैंट जो लड़का भी पहन ले लड़की भी पहन ले, एक ही जूता जो लड़का भी पहन ले लड़की भी पहन ले। तो कुछ इस तरीके का बना बनाया हो, मतलब उस तरीके का उसकी बनावट हो कि चाहे लड़का पहने चाहे लड़की, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप कह सकते हैं कि वो जेनेरिक प्रोडक्ट है। जेनेरिक प्रोडक्ट का मतलब जैसे एक जूता, जैसे आजकल एक नया टर्म चला है ना यूनिसेक्स प्रोडक्ट, तो यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि दोनों लोग पहन सकते हैं, लड़का भी पहन सकता है लड़की भी पहन सकती है। तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो उसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, चाहे उसमें हम लोग इंटीजर के लिए करें, चाहे फ्लोट के लिए करें, चाहे डबल के लिए करें, हम लोग एक ही फंक्शन सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो C++ बेसिकली एक ऐसी क्लास है जो आपको जेनेरिक क्लासेस और जेनेरिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं C++ में इस कंसेप्ट को बोलते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, अभी टेम्पलेट की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक अलग कंसेप्ट है, आप परेशान होंगे। बस आप इतना समझिए कि टेम्पलेट्स क्या करते हैं कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होता है मैंने आपको आराम से समझा ही दिया। ठीक है, अगर आपने C के बाद भी STL आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एकदम से आराम से देखिए, एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो ये तमाम जैसे आपको पहले, हाँ, जैसे अगर आपको पहले STL पढ़ने से पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होना चाहिए, याद रखिए, अदरवाइज आगे जाके आप फंस जाएंगे। STL के लिए डेटा स्ट्रक्चर का आपको बेसिक समझ तो होनी चाहिए, क्योंकि STL में जो बनी बनाई क्लासेस होती है ना, जो एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे वेक्टर, लिस्ट, क्यू, स्टैक। अब क्यू स्टैक यहाँ पे बनी बनाई क्लासेस हैं, तो आपको क्यू और स्टैक का बेसिक कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए, है ना। अब यहां पे समझाया कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो मैंने बताया कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग इनेबल द प्रोग्रामर टू राइट अ जनरल एल्गोरिथम व्हिच विल वर्क विथ ऑल डेटा टाइप्स। मतलब एक ऐसा जनरल एल्गोरिथम बनाता है जो किसी भी डेटा टाइप के साथ में काम करे। फंक्शन एक ही होगा, वो काम किसी के साथ में करेगा। ठीक है, अब STL के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेनर्स, इटरेटर्स, एल्गोरिथम्स और फंक्शंस। तो अभी हम चारों को एक साथ नहीं बताएंगे, मैं अभी बेसिकली कंटेनर्स के साथ में जाऊंगा, लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो जैसे यहाँ पे कंटेनर्स को, यहाँ पे मतलब कंटेनर्स क्या होते हैं ये हम लोग समझेंगे, इटरेटर्स, एल्गोरिथम, फंक्शंस, ये सबको, लेकिन मैं चालू करूंगा कंटेनर्स से। ठीक है, कंटेनर को ऐसे समझिए, कंटेनर क्या होता है, जहां पे हम किसी वैल्यू को रखते हैं, जहां पे किसी चीज को हम रखें उसी को तो कंटेनर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भी कंटेनर वही है जहां पे किसी एलिमेंट को आप रख सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी किसी एलिमेंट को आप रख सकते हैं उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंटेनर्स। ठीक है, अब कंटेनर में कई तरह के होते हैं। यहाँ पर सिक्वेंशियल कंटेनर, सिक्वेंशियल कंटेनर का मतलब होता है कि जहां पे एक के बगल दूसरा, दूसरे के बगल तीसरा, एक सीक्वेंस से चीजें एक्सेस हो। तो जब एक सीक्वेंस से चीज एक्सेस होती है तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल कंटेनर। तो सीक्वेंस एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या क्या है, वेक्टर है, लिस्ट है, डीक्यू है, एरेज है, इनको आप सीक्वेंस एक्सेस कर सकते हैं। एडाप्टर होते हैं, एडाप्टर में आता है क्यू, प्रायोरिटी क्यू, स्टैक। एडाप्टर क्या होता है, ये बने बनाए इंटरफेस होते हैं, मतलब एक बने बनाए सिस्टम होते हैं जिसमें आपको चीजों को आप ऐड कर दीजिए तो एक खास तरीके से मैकेनिज्म में परफॉर्म करेंगे। मतलब
ये होगा तो एलिमेंट को ही रखेंगे, लेकिन एलिमेंट को एक खास ढंग से हम अरेंज करेंगे, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एडॉप्टर्स। ठीक है। एक होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे की पेयर की चीज में होगी, मतलब एक चीज की होगी, एक चीज पेयर होगी। मतलब ऐसे मान के चलिए की पेयर अगर आपको दिक्कत लग रही है तो समझिए कि जैसे दो चीजों को एक साथ मैनेज करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि हमें 10 बच्चों के नाम के साथ में उनकी एज भी रखना है, या नाम के साथ में उनका रोल नंबर भी रखना है, तो रोल नंबर 101 महेश, 102 अनुज, 103 कमल, तो हमको पेयर में चीजों को रखना है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में आपको आ जाएगा क्या, मैप, मल्टी मैप, सेट, मल्टी सेट, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में हम लोग चीजों को अरेंज कर पाएंगे। एक होता है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं मेंटेन करता है। मतलब अगर क्या होता है कि जैसे सेट में, मल्टी सेट में आप जैसे कोई मान लो 10 नाम दे रहे हो, तो 10 नाम को ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ठीक है। जैसे मैप में भी आप दे रहे हो तो 50 नाम दे रहे हो तो 50 चीजों को अपने आप अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर देगा। लेकिन अगर आप ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं है तो आप अनऑर्डर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड सेट भी अनऑर्डर्ड सेट होता है, अनऑर्डर्ड मैप होता है। तो ये सारी चीजों में भी दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये तो मोटी मोटी जो कैटेगरीज है मैं उनको बता रहा हूँ आपको, इन सबको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे कंटेनर्स क्या होते हैं, अब कंटेनर्स को मैं डिटेल में जा रहा हूं कि कंटेनर्स क्या होते हैं। कंटेनर्स आर यूज्ड टू मैनेज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड। मैंने बताया था आपको कि कंटेनर का मतलब कि ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए रखेंगे। रखने का मतलब मैनेज करेंगे, तो जहां पे हम चीजों को रख के मैनेज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कंटेनर्स बोलेंगे। अब कंटेनर्स कई तरह के होते हैं, जिसमें होता है डी क्यू, लिस्ट, वेक्टर, मैप। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वेक्टर्स की। ठीक है। अब जो वेक्टर होता है, वेक्टर में क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है। कंटिग्यूअस में आपने पढ़ा होगा कि जैसे एरे होता है ना, आपने एरे में पढ़ा होगा। एरे में क्या होता है, जैसे पहली बात तो समझा जाए वेक्टर। तो अगर मैं कहूं कि एरे और वेक्टर में क्या फर्क है, तो एरे होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे, स्टैटिक मेमोरी पे काम करता है। और वेक्टर किस पे काम करता है, वेक्टर काम करता है डायनेमिक मेमोरी पे। ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। इस बात का ये मतलब है कि आप जैसे आप ऐसे समझिए कि आप जब वेक्टर एरे बनाते हैं तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर जनरली आप यहाँ पे लिख देते हैं कि INT एरे ऑफ 5, यही तो करते हैं ना आप। तो आप एरे ऑफ 5 का क्या मतलब है, एरे ऑफ 5 का मतलब है कि 5 एलिमेंट्स आपका एरे यहाँ पे रखेगा। ठीक है। 5 से कम है तो मेमोरी वेस्ट जाएगी, ज्यादा है तो कम पड़ जाएगी, ये बहुत पहले से पता है। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है, वेक्टर डायनेमिक मेमोरी पे काम करता है। डायनेमिक का मतलब है कि जितने एलिमेंट देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, 3 देंगे, 5 देंगे, जितना देंगे उसके हिसाब से वो मेमोरी कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। वेक्टर बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, वेक्टर, फिर डेटा टाइप और यहाँ पर वेक्टर का नाम, वेक्टर और एंगल ब्रैकेट में डेटा टाइप और वेक्टर का नाम। और एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, पुश बैक। एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, पुश बैक। ठीक है। अभी तमाम फंक्शंस हैं, इनको पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि 5 एलिमेंट लेकर के उसको प्रिंट करा देते हैं वेक्टर की मदद से। मैं IDE यूज कर रहा हूं, सबलाइन। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो सबलाइन का भी वीडियो बना दूंगा कि इस तरीके से आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप देव C++ या किसी और भी एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 5 नंबर लेना है, तो इसमें क्या होता है, सबलाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूंगा, यहाँ पर हमारा इनपुट होगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा, और कोई अगर एरर आती है तो इस ब्लॉक में दिखेगी। तो इस तरीके से अरेंज है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। इसीलिए इसको अरेंज किया कि सब एक साथ आपको दिखता रहे। आप चाहें तो देव C++ यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप सबलाइन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस तरीके से, या चाहे तो किसी भी और एडिटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 5 एलिमेंट लेके उसको ऐड करना, मतलब 5 एलिमेंट लेके प्रिंट कराना। तो जैसे मैंने 5 लिया, अब 5 एलिमेंट कौन है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। तो अब आपने कहा कि भाई 5 एलिमेंट लेना है, तो आपने एक यहाँ पे कहा एक INT नंबर, और एक आपने कहा कि साइज, और एक कहा नंबर, और एक ले लीजिए आई, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो पहले हमने 5 मतलब क्या, 5 है वेक्टर की साइज, तो हमने C इन किया किसको, साइज को। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए मैंने जोड़ रखा है include bits /std c++.h। तो यहाँ पर ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिकमेंडेड नहीं होती। जैसे वहां पर तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हैकर रैंक पे आप काम कर रहे हैं या कोडसेप पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ वेक्टर अगर चाहिए तो हैश इंक्लूड वेक्टर को ही सिर्फ लेता है वो।
वो पर्टिकुलर चीज को ही हम लोग वहां पे ऐड करते हैं। लेकिन चूंकि टेस्टिंग के लिए शुरुआती पढ़ने के लिए हैश इंक्लूड बिट्स ऑब्लिक std c++.h को, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये क्या करता है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वेक्टर हो, लिस्ट हो, डी क्यू हो, क्यू हो, सबको आपके प्रोग्राम से जोड़ देगा। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो पहले हमने लिया साइज, साइज का मतलब है 5 की वैल्यू। अब साइज लेने के बाद उतनी बार हमने एक लूप चला दिया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, ये हमने लूप चला दिया। और एक एक एलिमेंट को रीड करना है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो आपने कहा सी इन नंबर को आप रीड कर लीजिए। और अच्छा, वेक्टर तो मैंने बनाया नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या किया, वेक्टर ऐसे लिखते हैं, फिर वेक्टर किस तरह की वैल्यू देना है, तो हमने कहा इंटीजर तरह की वैल्यू देना है। और वेक्टर का नाम क्या होगा, मान लीजिए v। ठीक है, तो अब नंबर को लेके आप क्या करिए, v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। तो पुश बैक आपने क्या कर दिया, किसको, नंबर को पुश कर दिया आपने। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली वेक्टर के अंदर ये चीजें चली गई। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी आउट इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए। हम कह सकते हैं स्लैश एन मतलब लाइन चेंज, लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन भी लगा सकते हैं, एंड एल करके होता है वो भी लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं द गिवन वैल्यूज आर, स्लैश एन लगा दीजिए, और फिर क्या चला, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। और प्रिंट कराने के लिए आप लगा सकते हैं सी आउट क्या है, v ऑफ i। जैसे आप एरे में प्रिंट करते हैं वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं v ऑफ i। लाइन चेंज करने के लिए इंड l लगा सकते हैं। इंड l डबल कोट्स के अंदर होना नहीं चाहिए, जबकि स्लैश n डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। दोनों का काम है लाइन चेंज करना। अब यहाँ पे इसको रन कराने के लिए मुझे कंट्रोल B दबाना होता है। देखिए मैंने रन करा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने पांचों वैल्यू दिया 5, ये पांचों वैल्यू को पहले इसने रीड किया, फिर पांचों वैल्यूज को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहें, समझना चाहें कि ये क्या हुआ है, तो सिंपली हमने जो 5 नंबर दिया था वो क्या बना है, वो कुछ इस तरीके से, जैसे एरे का स्ट्रक्चर होता था ना, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी, ऐसे समझिए। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने कहा था वेक्टर इंटीजर v, और v के अंदर वैल्यू 5 चली गई, स्टोर हो गई इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, तो ये v ऑफ क्या होगा, 0, v ऑफ 1, v ऑफ 2, v ऑफ 3 एंड v ऑफ 4 हो गया। ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी वैल्यू, ये पांचवी वैल्यू। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज आपने मेमोरी का भी पढ़ा होगा, यहाँ मेमोरी को भी मैनेज करना आपको पता होना चाहिए। जैसे मेमोरी भी कैसे करता है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। मतलब अगर एक इंटीजर मान लीजिए 4 बाइट लेता है यहाँ पे, तो अगर इसका एड्रेस है 1024, तो 1024 में 4 ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1028, ये क्या हो जाएगा 1032, ये क्या हो जाएगा 1036, और ये क्या हो जाएगा 1040। तो ये एड्रेस है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। और अगर एक इंटीजर 4 बाइट लेता है तो कंटिन्यूअस मेमोरी पे काम करता है। कंटिन्यूअस का मतलब कि उसके बगल में ही जाके स्टोर होता है, फिर ये इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में जाके स्टोर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस है, ये वैल्यू है, और ये लोकेशन है। तो हम कई जगहों पे एड्रेस से भी एक्सेस करेंगे, कई जगह वैल्यू से भी एक्सेस करें, लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन लिखा है, अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो। ठीक, अब देखिए एक एक करके। तो पुश बैक तो आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया कि अगर वैल्यू आपको डायनेमिक लेना हो तब। ठीक है, मान लीजिए वैल्यू डायनेमिक नहीं लेना तो आप स्टैटिक भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि वेक्टर को डिफाइन करके 5 नंबर हमने दे दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैंने कहा वेक्टर इंटीजर v, और v के अंदर दे दिया 10 20 30 40 50, ये 5 वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, और इसको अगर प्रिंट करने के लिए, अगर आप मुझसे कहें इसको यार प्रिंट करने के लिए फंक्शन, तो क्योंकि मुझे कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी प्रिंट कराने की बार बार, तो मैं फंक्शन ही बना ले रहा हूँ। क्या मैंने कहा, वाइड प्रिंट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर के लिए क्या दिया, वेक्टर int v, और यहाँ पर हमने दे दिया v, और ये देखिए int i लिया, और हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, अच्छा वेक्टर कितना, वेक्टर की साइज क्या है जानने के लिए आप लिख सकते हैं v डॉट साइज। ये साइज नाम का फंक्शन है जो बताता है कि वेक्टर की साइज कितनी है, और यहाँ पर है i प्लस प्लस। ठीक है, तो अब सी आउट क्या कर सकते हैं, v ऑफ i, हमने कहा उसी लाइन में थोड़ा सा गैप कर दो, और यहाँ पे हमने कहा कि सी आउट क्या कर दो, एंड एल कर दो। तो ये मैंने एक फंक्शन ही बना लिया कि प्रिंट वेक्टर कर दो। तो अब क्या किया हमने, वेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, हमने फंक्शन कॉल किया क्या, प्रिंट वेक्टर, और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, v पास कर दिया इसके अंदर।
तो आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर रन कराऊं तो ये वैल्यूज है, क्योंकि वैल्यूज मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया था तो वही वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं, सारी वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज क्या सीखी, साइज फंक्शन बताता है कि वेक्टर हमारा, वेक्टर की साइज ये है। अब देखिए एक फंक्शन को हम लोग देखते चलते हैं। साइज फंक्शन तो आपने कर लिया, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं, अब जैसे पॉप बैक, ये डिलीट करता है कहां से, लास्ट से, ठीक है। लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट का मतलब है कि जैसे इस वाले एलिमेंट को, जैसे पुश बैक होता है तो पुश बैक इसके बाद इसको इंसर्ट करता है, पॉप बैक मतलब इसको डिलीट करेगा, लास्ट वाले को, ठीक है। तो आइए पॉप बैक भी करके देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि इसको प्रिंट करो और फिर मैंने कहा वी डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। पॉप का बैक करने के बाद क्या होना चाहिए, पॉप बैक करने के बाद एक काम करते हैं, पॉप बैक करने के बाद क्या होना चाहिए, 50 डिलीट हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे आइए और इस जगह पे आइए, आपने क्या कर दिया, कंट्रोल V, ठीक है। वेक्टर को दोबारा, ओ सॉरी एरर आ गई, कंट्रोल V, ये देखिए 50 डिलीट हो गया आपका। तो पॉप बैक होने से क्या हुआ, 50 डिलीट हो गया। तो पॉप बैक का भी इस्तेमाल आपने कर लिया, ठीक है। अब मैं एक एक करता जाऊंगा, फिर हटाता भी जाऊंगा क्योंकि सबको रखना ठीक नहीं है। अच्छा अब क्या है, यहां पर है रिसाइज, तो वेक्टर की साइज को बढ़ाता घटाता, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। एक होता है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, बताता है कि वेक्टर खाली है कि नहीं खाली है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं सी आउट वी डॉट एम्प्टी। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एम्प्टी फंक्शन रिटर्न करता है जीरो। क्या रिटर्न करता है, जीरो अगर वेक्टर खाली नहीं हो, और रिटर्न करता है 1 अगर वेक्टर खाली हो। तो जैसे हमने कहा कंट्रोल B, ठीक है। तो कंट्रोल B पे देखिए यहाँ पे क्या आया है, जीरो। जीरो का मतलब कि वेक्टर क्या है, इस समय वेक्टर के अंदर एलिमेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर का एक फंक्शन होता है लास्ट में, यहाँ पे देखिए वेक्टर का एक फंक्शन होता है लास्ट में, देखिए 15 नंबर पे क्लियर एक फंक्शन है वेक्टर का, किस नाम से है, क्लियर नाम से। तो अगर मैं कहूं कि क्लियर फंक्शन से वेक्टर क्या करेगा, अरे भाई आ जाओ, ठीक है। क्लियर फंक्शन से क्या करेगा, वेक्टर डिलीट हो जाएगा, मतलब वेक्टर के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, वी डॉट क्लियर फंक्शन हमने कॉल कर लिया। अब हमने वी डॉट एम्प्टी चेक किया, यहां पर लाइन चेंज कर दीजिए, अदरवाइज सेम लाइन में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये देखिए अभी क्या आ गया, 1 आ गया। 1 का मतलब वेक्टर खाली हो गया। तो ये जब देखिए यहाँ पे वेक्टर खाली नहीं था, जब खाली नहीं था तो क्या है, 0, और जब खाली होगा तो क्या होगा, 1। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी फंक्शन खाली होने पे रिटर्न करता है 1 और कुछ होने पे रिटर्न करता है 0। ये एम्प्टी का भी यूज कर लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, बिगिन और एंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब इसका इटरेटर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इटरेटर तो नहीं पढ़े, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं। जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पर एक फंक्शन आपके पास बना हुआ है, तो सॉरी एक वेक्टर बना हुआ है। तो इस वेक्टर में जो पहला एलिमेंट है, तो बिगिन देता है इस पहले का एड्रेस, ठीक है, पहले का एड्रेस देता है। तो अगर आप इस एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी आपको। जैसे आपने कहा कि वी डॉट बिगिन, तो ये एरर आ जाएगी यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे सी पढ़ा है ना आपने, तो सी में आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एड्रेस है, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर के अंदर क्या है, ये एड्रेस है और इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम लगा देते हैं स्टार। इसका मतलब वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर, ये पढ़ा होगा सी के अंदर आपने, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस में। सेम वही चीज यहाँ पर होता है कि अगर वी डॉट बिगिन क्या देगा, वी डॉट बिगिन देगा आपको क्या, इस पहले का एड्रेस, ठीक है। अब इस पहले की वैल्यू चाहिए तो हम क्या प्रिंट करा दें, हमने कहा कि स्टार ऑफ वी डॉट बिगिन, मतलब जो पहले का एड्रेस है उसकी वैल्यू। तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 10 आने वाली है। तो आप देखिएगा 10 यहाँ पे आउटपुट आने वाला है, ये आ गया भाई साहब 10, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जो वी डॉट एंड है, ये क्या करता है कि ये एड्रेस देता है किसका, लास्ट वाले का नहीं, लास्ट के बाद वाले का एड्रेस देता है, ठीक है। तो लास्ट के बाद वाले का एड्रेस देता है, क्यों देता है ये बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी ये लास्ट के बाद वाले का, जनरली क्या लगता है कि एंड लास्ट का एड्रेस देगा, लास्ट के बाद वाले का एड्रेस देता है एंड। ये ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल हम लोग थोड़ी समय बात करेंगे। एक और यहां पर है ऐड फंक्शन। तो एक ऐड भी एक तरीका होता है, जैसे वेक्टर को आपको प्रिंट कराना हो ना, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अब मैं कहूं कि यहां पर मैं कर दूं कि वी डॉट, एक मिनट, मैं कह दूं सी आउट वी डॉट एट आई,
तो एट आई का मतलब इंडेक्स के हिसाब से उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो पहले 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो प्रोग्राम का आउटपुट सेम ही आना चाहिए, सेम ही आया है, कोई चेंज नहीं है क्योंकि आउटपुट बिल्कुल वही है। तो आप दोनों तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, या तो आप करा सकते हैं क्या वी ऑफ आई, या तो वी डॉट एट आई, तो वो भी एक तरीका है। जनरली वी ऑफ आई फेमस है क्योंकि एरे से यही मैच करता है, ठीक है। उसी तरीके से वेक्टर का एक फंक्शन है क्या फ्रंट। फ्रंट क्या करता है, पहले एड्रेस को देता है, जो फ्रंट है पहले एड्रेस को देता है, और बैक लास्ट एड्रेस को देता है, ठीक है। तो पहले और लास्ट एड्रेस का क्या मतलब है, एड्रेस को नहीं सॉरी वैल्यू को देता है। जैसे हमने कहा कि सी आउट वी डॉट फ्रंट, वी डॉट फ्रंट, तो फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट होगा। फिर हमने कहा थोड़ा गैप देके हमने कहा ऐसा करो वी डॉट बैक, तो जाहिर सी बात है फ्रंट का मतलब कौन, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है 10, बैक का मतलब 50। अब आप देखिए यहाँ पर, तो पहला एलिमेंट क्या है 10, लास्ट एलिमेंट क्या है 50, तो ये इन दोनों को प्रिंट कर देगा आपको ये, ठीक। अब हमारे पास एक फंक्शन है असाइन। असाइन फंक्शन क्या करता है, वेक्टर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब वेक्टर के अंदर यहाँ पे वेक्टर है, हमने कहा कि इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया, कमेंट आपको पता ही है, मैंने नया वेक्टर बना दिया और मैंने कहा वेक्टर, ठीक है, INT और मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि v डॉट असाइन क्या, जैसे मैंने कहा यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है कि साइज, जैसे कितने, जैसे हमने कहा कि 5 वैल्यूज को देना है और हर वैल्यूज पे आपको क्या क्या रखना है, हर वैल्यूज पे आपने कहा 10, मतलब वेक्टर की साइज कितनी है 5, और पांचों पे एलिमेंट क्या होगा 10। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जब इसको रन कराएंगे तो 10 10 10 10, क्योंकि साइज कितनी है 5 और पांचों पे क्या 10 10 10। तो अगर कोई फिक्स, जैसे मुझे 0 रखना है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट पे क्या चला गया, 0 चला गया। तो आप इस तरीके से इन चीजों को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से एक फंक्शन होता है किस नाम से, इंसर्ट नाम से, जो वेक्टर के अंदर किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करता है, लेकिन इंसर्ट अपने अंदर क्या लेता है, एड्रेस लेता है, वी डॉट बिगिन +1 और वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर के अंदर क्या है, इस वेक्टर के अंदर हमने मान लिया कि आपने यहाँ पर एक वेक्टर बना दिया। अब आप अभी परेशान मत होइएगा कि हम ये कहाँ से इतनी ढेर सारी चीजों को, इन सारे फंक्शंस का इस्तेमाल होगा समय के साथ में, तो अभी सबको पढ़ते चलिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जहाँ कहीं पर हर सारे फंक्शन एक साथ नहीं इस्तेमाल होंगे, धीरे धीरे इस्तेमाल होते हैं सारे फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपने कहा, ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, अभी देखिए 10 20 30 40 50 प्रिंट होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि वी डॉट इंसर्ट वी डॉट बिगिन +1 पे कितना इंसर्ट कर दो 15। तो बिगिन का मतलब शुरुआत में, बिगिन का मतलब क्या है 10, +1 का मतलब 10 से एक आगे लोकेशन पे कितना इंसर्ट कर दो 50, और इस 15, और इसके बाद अगर मैं दोबारा प्रिंट वेक्टर कॉल करूंगा तो आपको पता है कि प्रिंट वेक्टर के अंदर क्या हो चुका रहेगा, 15 इंसर्ट हो चुका रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 15 आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो 10 15 20 30 40 50 हो गया। तो किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, तो इंसर्ट में यहाँ पर आपको एड्रेस पास करना पड़ता है, और एड्रेस मैंने बताया था किससे होता है, बिगिन। अब बिगिन +1 का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान दें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर का कंसेप्ट है, पॉइंटर को सीधा इस्तेमाल नहीं करता लेकिन करता है। जैसे हमने कहा कि अब ये बिगिन है, ये अगर आप कहेंगे तो ये है वी डॉट बिगिन, पहला ये एड्रेस है, तो बिगिन +1 का मतलब ये एड्रेस है, बिगिन +2 का मतलब ये एड्रेस है, बिगिन +3 का मतलब ये एड्रेस है, बिगिन +4 का मतलब ये एड्रेस है, ठीक है, ये समझना होगा आपको। उसी तरीके से एक फंक्शन है हमारे पास इरेज। ये क्या करता है, किसी भी वेक्टर से अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इरेज फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार, जैसे ऊपर वाले को लेके चलते हैं, जैसे अभी इस समय वेक्टर के अंदर कितना है 10 20 30 40 50, तो हमने कहा कि ऐसा करो कि पहले वाले को इरेज कर दो, तो वी डॉट इरेज, ये भी अपने अंदर क्या लेता है, ये अपने अंदर लेता है एड्रेस को, तो हमने कहा वी डॉट बिगिन, वी डॉट बिगिन का मतलब पहले वाले को ही इरेज कर दो। तो पहला का मतलब 10 है, तो अगर इरेज करने के बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 गायब हो गया, 10 इरेज हो गया आपका। तो इस तरीके से इरेज फंक्शन काम करता है। स्वैप फंक्शन क्या काम करता है, मान लीजिए आपने 2 वेक्टर बना लिया, वेक्टर 1 और आपने एक और वेक्टर बना लिया कि यहां पर आपने कहा कि वेक्टर इंटीजर और वेक्टर 2,
और वेक्टर 2 के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि 70, 80, 90 ये 3 वैल्यू रख दिया हमने। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि वेक्टर 1 वेक्टर 2, तो हमने कहा कि वेक्टर 2 को प्रिंट कराओ, ठीक है। तो वेक्टर 2 को प्रिंट कराएंगे तो वेक्टर 2 में क्या है इस समय, वेक्टर 2 में है 70, 80, 90, तो आप देखिए 70, 80, 90 प्रिंट होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि ऐसा करो कि v1 डॉट स्वैप v2 से, v1 को v2 से स्वैप कर दो, तो v1 के अंदर क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू, v2 के अंदर क्या आ जाएगा, v1 की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो अगर अब यहां पर मैं वेक्टर 1 को प्रिंट कराऊंगा तो वेक्टर 1 के अंदर चूंकि v2 की वैल्यू आ चुकी है, तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा, वापस 70, 80, 90, ठीक है। तो यहां पर हमने वैल्यूज को स्वैप कर दिया। तो अगर दो वेक्टर की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है तो आप यूज कर सकते हैं स्वैप फंक्शन के अंदर। क्लियर को हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों आप सारे फंक्शंस मैंने आपको वेक्टर के बता दिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, कोई छूट गया हो तो बात अलग है, ठीक है। अब यहां पर ये वेक्टर में परेशान मत होइएगा, अभी ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर से हम लोग बहुत आगे चल के प्रोग्राम करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एसटीएल के। थैंक यू सो मच।